ओके, सो अब क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एम्पियर सर्किट लो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एक कोई क्लोज लूप ले लिया हमें, जिसकी जिसमें छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स होंगे डीएल। तो हमें क्या करना है, जो ये तीन करंट एलिमेंट्स है यहाँ पे, ओके, मतलब ये तीन वायर्स है जिनमें से करंट्स पास होने वाला है, लाइक इसमें से पास होने वाला करंट I1 होगा, इसमें से पास होने वाला करंट सपोज I2 होगा, एंड द करंट थ्रू दिस थर्ड वायर इज नथिंग बट I3। ओके, तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में गाउस का नियम पढ़ा था ना, गाउस लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल था, सरफेस इंटीग्रल था वहां पे, तो मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल था वो क्या था, द समेशन क्यूब बाय एप्सिलॉन जीरो था, उसके बराबर था, जो फ्लक्स का रूल था। यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही है, वन काइंड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उसके लिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हम फ्लक्स नहीं बोल सकते क्योंकि फ्लक्स में एरिया होता है, यहाँ पे हम लेंथ लेने वाले हैं, सो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल होगा। तो इन तीनों करंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के साथ इंटरैक्ट होगा, तो उसके लिए जो रूल है एम्पियर का, तो हम क्या करेंगे कि सपोज कि ये छोटा सा पार्ट है, तो ये आपकी लेंथ टेंजेंशियल है, सपोज ये आपकी लेंथ इस डायरेक्शन में, ओके, और आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा एक, विच इज कॉल्ड एज बीटी, टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल, ओके, वो भी डीएल के डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण वी कैन मल्टीप्लाई देम, ओके, बीटी इंटू डीएल, वी कैन डू द बीटी इंटू डीएल, बट एक्चुअली दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तो cos 0 1 होता है, सो आई कैन राइट लाइक दिस, इनको वेक्टर बी डॉट डीएल लिख सकते हैं हम उसको, क्योंकि जो पैरेलल, देखो दो टाइप के कंपोनेंट्स आपको हमेशा मिलेंगे यहाँ पे, आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो इस पॉइंट पे आपको हमेशा दो टाइप के कंपोनेंट्स मिले, एक एक पैरेलल कंपोनेंट होगा जो डीएल को पैरेलल होगा, और एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, बट एक्चुअली जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसका डीएल का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएल इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन, तो इसकी वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ 90 एंगल कंपोनेंट, तो इसकी वजह से जो टोटल इंटीग्रल हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाएगा, सो विल नॉट कंसिडर अ perpendicular component or normal component, we will only consider tangential component, because tangential component के कारण ही हमें इन दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। So this multiplication will be converted into the scalar product of vector b and vector d, क्योंकि b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और dl भी वेक्टर क्वांटिटी है, so we can't multiply them as a simple multiplication, so हम उनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, वी हैव टू डू देयर मल्टीप्लिकेशन, बट एक्चुअली दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी डोंट डू विद द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वी कांट गो विद द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें कोई थर्ड टर्म नहीं मिलने वाली इनकी वजह से, सो विल ओनली डू विद द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ देम। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट डीएल, ओके। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट के लिए, ऐसा हमारे हमें पूरे लूप में करना होता है। तो ये जो इनका लाइन इंटीग्रल मिलता है हमें, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, ओके, एट कंप्लीट लूप, इस पे लेना है हमें होल लूप, इसलिए मैं होल इंटीग्रेशन लिखूंगा। सो होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल एट कंप्लीट लूप, तो यहाँ पे कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, लेंथ पे, लूप के लेंथ पे, पूरी लेंथ पे, टोटल लेंथ पे, होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल, ओके, और इसको लाइन इंटीग्रल कहा जाता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसका इंटीग्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का, किस पे, तो ये लूप पे, तो इसे लाइन इंटीग्रल कहा जाता है, बिकॉज हियर इज द लेंथ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू जीरो टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द लूप, म्यू जीरो टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनसाइड द लूप, एक्चुअली यहाँ पे I2 आएगा, ओके, नॉट I3। तब अब ये जो टोटल करंट है वो अकॉर्डिंग टू साइन लेना है, लाइक जैसे कि ऊपर जाने वाले करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, तो नीचे जाने वाले करंट्स को हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे समेशन आई क्या होगा, तो समेशन आई इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल करंट्स विद देयर अलजेब्रा वेयर देयर साइन कन्वेंशन, तो I1 प्लस I2, ऊपर जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे उनको नेगेटिव लेना है, so I1 plus I2 minus I3, and this is your ampere circuital law, okay, line integral of magnetic field is equals to mu 0 into summation I, this is your ampere circuital law,
तो ये वन काइंड ऑफ सर्किट होगी। इस सर्किट के लेंथ के साथ इंटरैक्ट होना रहा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मतलब ये सर्किट लॉ क्यों यूज होता है, तो आपको मतलब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, जब आपको किसी वायर में से पास होने वाला करंट पता हो और उसकी वजह से उसके आसपास के एरिया में कितने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बायो-सावर्ट का रूल भी यूज होता है। उसके अलावा बायो-सावर्ट का रूल आपके एक्सटर्नल पोजीशन एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए यूज कर सकते हो, बट एट सम टाइम्स यू नीड टू फाइंड आउट फॉर इंटरनल पॉइंट्स। तो हमेशा करंट कितना, लाइक अगर यहाँ पे ऐसा हो, यहाँ पे कोई करंट पास हो रहा है I5, वापस एक करंट हो I4, तो ये भी करंट आप कंसिडर कर सकते हो, बट दिस करंट विल नॉट this current will give you magnetic field but it is not considered inside the loop. So हमें कितने करंट्स लेने हैं, जो सिर्फ लूप के अंदर है उतने ही करंट कंसिडर करने हैं यहाँ पे समेशन आई में। टोटल करंट इनसाइड द सरफेस और इनसाइड द लूप और सर्कल। ओके, लूप के बाहर वाले करंट कंसिडर नहीं करने, जैसे हमने वहां पे देखा था ऐसा कुछ था वहां पे चैप्टर 1 में E डॉट ds, वहां पे समेशन था शायद, E dot ds is nothing but summation q by epsilon 0। ये गाउस का लॉ था। ओके, और उसमें क्या था कि अगर कोई सरफेस है, ये वाला, ये गाउसियन सरफेस है, तो उसका ये इसको क्या कहेंगे हम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे सरफेस है इसलिए वी विल कॉल इट एज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू समेशन q बाय एप्सिलॉन 0। और ये q कौन से होंगे, जो लूप के मतलब कि गाउसियन सरफेस के अंदर है उतने ही क्यू कंसीडर करेंगे, बाहर वाले कंसीडर करेंगे नहीं। बट बाहर वाले जो क्यू है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स। तो सिमिलरली external currents are also responsible for this magnetic field, okay, but not for this total current। तो ये जो एक्सटर्नल करंट्स है, ये जो एक्सटर्नल करंट है I4, वो मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है यहाँ पे, ओके, बट ये जो उसका जो मतलब वन काइंड ऑफ वी कैन से फ्लक्स, उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, समेशन आई में नहीं आएगा वो। समेशन आई में सिर्फ आपके सर्कल के अंदर के ही करंट्स लेने हैं आपको, बाहर के करंट्स लेने नहीं। गॉट इट? एनी डाउट्स? समझ में आया? इज इट, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये पूरा इक्वेशन समझ में आया ना कैसे लिया मैंने? ओके, किसी को कोई डाउट? क्योंकि आपके बुक में बहुत मतलब बहुत कुछ दिया है, उसमें बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी है, तो आई एम श्योर इट इज मोस्ट इजियर टू अंडरस्टैंड। देखो यही रूल समझाना है, आप चाहे वहां से समझो यहाँ से समझो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू टेल देम ओनली दैट रूल हाउ इट कम्स। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी ऑलरेडी उसमें। तो एम्पियर सर्किट फॉर सेवरल एप्लीकेशन a much simplified version of our equation proves sufficient. We shall assume that in such cases it is possible that it is possible to choose called ampere loop such that at each point of the loop early either। तब सबसे पहले कि लूप सिलेक्शन में क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले b is tangential to the loop and is non zero constant b। ओके, तो b क्या होना चाहिए, लूप को टेंजेंशियल होना चाहिए, टेंजेंशियल होगा तभी उनके डीएल एलिमेंट्स एक ही डायरेक्शन में आएंगे। उसके बाद सेकंड है b इज नॉर्मल टू द लूप। ओके, दूसरा कंपोनेंट होता है b इज नॉर्मल टू द लूप, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, और b वैनिशेस। थर्ड क्या होता है, b वैनिश। b कब वैनिश हो जाएगा, जब दोनों करंट्स इक्वल और ऑपोजिट हो गए तो b वैनिश हो जाएगा, लेकिन वो चीज हमें नहीं देखनी। तो इसमें नाउ लेट द लेंथ बी लेट l बी द लेंथ ऑफ अ लूप फॉर व्हिच b इज अ टेंजेंशियल। और मतलब हमने एक ऐसी लूप कंसीडर की है कि जिसमें मैग्नेटिक, जिसके साथ इंटरैक्ट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड b है, ओके, और उस लूप की लेंथ l है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बन जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ b into l is equal to mu 0 into करंट I0। IE be the current enclosed by the loop। तो उस लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया है, IE करंट एनक्लोज किया है। तो दिस विल बिकम योर एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर दैट पर्टिकुलर लूप, कि वो पूरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड B है, उस पूरे लूप की लेंथ L है, और उसके अंदर का जो मैग्नेटिक करंट है वो I है। तब आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो ऐसा बन जाएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इंटीग्रेशन एंड ऑल थिंग्स, you just need to put the terms and you'll get the answer। So B into L is equal to mu 0 IE।
when there is a system of symmetry such as for the straight infinite current carrying wire in figure 4.15. ओके, मतलब कि ऐसा कोई सिस्टम ऑफ सिमेट्री कि एक इनफाइनाइट लेंथ का एक करंट कैरिंग वायर है आपके पास. ओके, द एम्पियर लॉ enables an easy evolution of a magnetic field much the same way as a Gauss law helps in determination of electric field. मतलब जैसे गाउस का लॉ इलेक्ट्रिकल फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए कुछ इजी में दे देता है, वैसे ही ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इजीएस्ट वे दे देता है. ओके, so for that we will use this loop. The boundary of loop chosen is a circle and magnetic field is tangential to the circumference of the circle. तो मतलब जो बाउंड्री है वो सर्कुलर होगी. अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ओके, तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो सर्कुलर ही होती है. ओके, सर्कुलर बाउंड्री होती है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको टेंजेंशियल होगा, तो यू विल गेट द बेटर बेनिफिट फॉर एम्पियर सर्कुलर लॉ. तो द लॉ गिव्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन b into 2 pi r. तो जो इक्वेशन है आपका, अब ये b into 2 pi r कैसे आ गए यहाँ पे, तो आपका जो इंटीग्रेशन है ये b डॉट dl, एक्चुअली दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए cos 0 हो जाएगा, सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर dl b dl. ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0 इंटू टोटल करंट आई थ्रू दैट वायर. अब dl b तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl आ जाएगा. और हमने जो लूप ली है वो सर्कुलर लूप ली है, whose radius is r, जिसकी रेडियस कितनी r है. सो तो इंटीग्रेशन dl क्या बन जाएगा, नथिंग बट इट विल बिकम इट्स circumference. ओके, सो यू विल गेट हियर b और इंटीग्रेशन 2 पाई r क्या बन जाएगा, circumference of the circular loop. So b into 2 pi r is equal to mu 0 into r आ जाएगा. So this equation becomes b is equal to mu 0 I upon 2 pi r. अब देखो वो जो पहला इक्वेशन था, एक देखो इसके पहले एक थ्योरी थी, उसमें एक सर्कुलर लूप में से करंट आई पास हो रहा था, उसकी वजह से उसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था. तो उसका जो इक्वेशन था वो म्यू 0 आई अपॉन 2 आर था, ओनली 2 आर था. और ये किस चीज का इक्वेशन है, सो डोंट कंफ्यूज विद बोथ द इक्वेशंस. ओके, इसमें ये जो इक्वेशन है ये किस चीज का है कि ये सेंटर पे नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट आर पॉइंट, कि मतलब कोई करंट कैरिंग वायर है, एक ऐसे करंट कैरिंग वायर होगा, ये सिंपल वायर है. ओके, और उसके आसपास एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग. ओके, ये सेंटर में करंट कैरिंग वायर है. ओके, दोनों में डिफरेंस समझना. ओके, सेंटर में एक करंट कैरिंग वायर है और उसके पास आर रेडियस वाला एक सर्कल है. ओके, तो ये आर रेडियस वाले पूरे सर्कल के आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा, तो वो होगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर. वो कितना होगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर. अंडरस्टैंड. और उसमें क्या था उस इक्वेशन में, तो उसमें ऐसा था कि एक सर्कुलर लूप थी जिसमें से करंट आई पास हो रहा था, और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. गॉट इट. यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था जिसकी रेडियस आर थी सपोज. और यहाँ पे क्या था, सेंटर में एक करंट कैरिंग वायर होगा और उसके आसपास के एरिया में आर रेडियस पे जितने पॉइंट्स होंगे सारे, उन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर. और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना था, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर. डिफरेंस इज ओनली फॉर पाई, सिर्फ पाई का डिफरेंस है दोनों इक्वेशन में. गॉट इट. लेकिन उसमें क्या था, सर्कल में करंट फ्लो हो रहा था, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे सेंटर में एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है और उसके कारण आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड, आर रेडियस के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड. ओके, कीप दिस इन योर माइंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई एम कंपेयरिंग जस्ट बिकॉज यू कैन गेट बेटर आइडिया ऑफ इट. Okay, the above result for an infinite wire is interesting from several points of view. अब देखो ये जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है ये सारे हम इसमें पढ़ लेंगे एग्जाम्पल नंबर 0.8 में. So the most important thing is this one. The Ampere circular law is not a new in a content form Biot-Savart law. Okay, both relate the magnetic field and the current,
and both express the same physical consequences of a steady electric current. दोनों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं, दोनों सेम करंट और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही डील करते हैं और उन्हीं के एक्सप्रेशन बताते हैं, और दोनों स्टेडी करंट के लिए है। एम्पियर्स लॉ is to Biot-Savart's law, what is Gauss law is to Coulomb's law। जैसे गाउस लॉ के लिए कूलम्ब्स लॉ होता है बेस लॉ, वैसे ही एम्पियर लॉ के लिए बायो-सावर्ट लॉ बेस लॉ होता है। ओके, ये चीज याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है बहुत बार कि अगर गाउस कूलम्ब्स लॉ के लिए, मतलब गाउस लॉ कूलम्ब लॉ के लिए होता है, तो एम्पियर लॉ किसके लिए होता है? बायो-सावर्ट्स लॉ के लिए होता है। बोथ द एम्पियर्स एंड गाउस लॉ रिलेट द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ पेरिफेरी और बाउंड्री to the another physical quantity, namely the source and in the interior। okay, मतलब दोनों चीजें जो है वो बाउंड्री के लिए होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में याद रखना। गाउस लॉ जो होता है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सरफेस इंटीग्रल के लिए होता है, ये लाइन इंटीग्रल के लिए होता है। जो एम्पियर लॉ है वो लेंथ पे वर्क करता है, और गाउस लॉ जो होता है वो सरफेस पे वर्क करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। और एम्पियर लॉ के लिए करंट होता है और गाउस लॉ के लिए चार्ज होता है। The following example will help us to understand what is meant by the term enclosed current। मतलब enclosed current क्या होता है उसके बारे में हम इस एग्जांपल से समझेंगे। This is very important example। okay, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल 4.8। ओके, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, कभी कभी इस चैप्टर की अगर थ्योरी नहीं आती ना बड़ी, तो उसमें ये एग्जांपल डाल देते हैं लोग एग्जाम में। Figure 4.50 shows a long straight wire of a circular cross section A carrying a current I। एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है पूरा। वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, गोल क्रॉस सेक्शन, radius A carrying a current I। The current I is uniformly distributed across this cross section। तो पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन R लेस देन A एंड R ग्रेटर देन A। दो चीजों के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, एक रेडियस के अंदर के पोर्शन में, मतलब वायर के इनसाइड पोर्शन में, एक वायर के आउटसाइड पोर्शन में, दोनों साइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वन इज इनसाइड द वायर एंड अदर इज आउटसाइड द वायर। ओके, so ready for the example? Yes, sir. Okay, now first of all we'll deal with the R greater than 1। okay, I will draw one figure here। मतलब कि एक वायर है, ये वायर है आपके पास, बराबर, जिसमें से करंट आई पास हो रहा है। ओके, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिसकी रेडियस कितनी है सेंटर से ए रेडियस। ओके, ये वायर का सेंटर होगा और यहाँ पे सर्कल फॉर्म करेगा वो। ये क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, हर जगह सेम है, और इसकी रेडियस है। अब इसके सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, और एक सेकंड सर्कल ले लेंगे, एक छोटा सा सर्कल उसके साइड में ले लेंगे ऐसा। बाहर के साइड में फाइंड आउट करना है ना, और यहाँ पे ये स्मॉल आर होगा। इस सर्कल की रेडियस कितनी लेंगे हम लोग? स्मॉल आर। ओके, एंड स्मॉल आर ग्रेटर देन ए। मतलब हमें जो करंट कैरिंग वायर है उसके आउटर साइड में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे। तो सिंपली कंसिडर द केस आर ग्रेटर देन ए, द एम्पियर्स लूप लेबल 2। तो 2 से ये जो सेकंड लूप है, ये लूप वाली लेबल 2 से ये सेकंड लूप है। सो द L इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो लेंथ क्या बन जाएगी, जो इक्वेशन था हमारे पास, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। ओके, अब इस लूप के अंदर का करंट कितना है, तो जो वायर में से टोटल करंट पास हो रहा है वही इस लूप के अंदर का करंट है। ओके, ये उन्होंने हॉरिजॉन्टल फिगर दिया है, मैंने उसी फिगर को वर्टिकली ड्रॉ किया है। ओके, तब ये हमारे लूप है। तो मैंने जो बोला था एम्पियर का रूल क्या था, वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू टोटल करंट होता है समेशन आई। ये हमारा मेन सर्कुलर रूल है। अब यहाँ पे जो लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल
ये जो आउटर सर्कल है उसका सरकमफेरेंस बन जाएगा लेंथ। तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो सपोज की मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। ओके, तो इंटीग्रेशन डीएल का ही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसलिए इंटीग्रेशन डीएल का होगा। तो यहाँ पे आपकी लेंथ आ जाएगी एल। ओके, इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू, और यहाँ पे म्यू 0 इंटू टोटल करंट आई। ओके, टोटल करंट सिर्फ इस सर्कल के अंदर करंट कितना है, तो जो ये इसमें से करंट पास हो रहा है उतना ही करंट है आपके पास। और ये लेंथ कितनी होगी, तो एल इज नथिंग बट circumference of the circle, so it is 2 pi r. So what will be the magnetic field at distance r from the center of the current carrying conductor? So it will become mu 0 I, और 2 pi r, ये जो l था ये l डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2 pi r बन जाएगा। So this will become as a 2 pi r. Okay, this will be your magnetic field at distance r from the center of the current carrying conductor. इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। Understood? Which is inversely proportional to r. Okay, this magnetic field is inversely proportional to r. You can see from here कि b directly proportional to 1 by r है। That means आप जितना डिस्टेंस आपका दूर होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। ये एक बहुत सो ऑब्वियस थिंग है कि आप किसी भी चीज से, सोर्स से जितना दूर जाओगे उतना आपका फील्ड कम होते जाएगा ऑटोमेटिकली। बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है ओनली आर से डिवाइड बाय। ओके, इट इज नॉट डिवाइडेड बाय वन बाय आर स्क्वायर, इट इज ओनली डिवाइडेड बाय आर, बिकॉज कि ये लाइन इंटीग्रल इसलिए आ रहा है, वहां पे सरफेस इंटीग्रल होता है इसलिए डिवीजन में आर स्क्वायर आता है। अब सेकेंड केस, फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस बहुत इजी है। अब सेकेंड केस, कंसिडर केस व्हेन r लेस देन a, द एम्पियर लूप इज अ सर्कल लेबल्ड बाय a। अब एम्पियर लूप इनसाइड द सर्कल लेनी है विच इज लेबल्ड बाय a विच इज स्मॉलर देन r1। अब आपका जो टोटल करंट है वो 2 पाई आर में, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है, बट यू डोंट नीड टू कंसीडर टोटल क्रॉस सेक्शन, यू नीड टू कंसीडर ओनली द क्रॉस सेक्शन विद द रेडियस r1। तो आपको उतने ही क्रॉस सेक्शन का करंट लेना पड़ेगा, आपको पूरा करंट नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर पूरे, तो अब आपको एरिया के साथ डील करना पड़ेगा उसके। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी कौन सी जो लूप ली है उसकी रेडियस आएगी, तो आपने लूप की रेडियस कितनी ली है, r ली है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है, यू हैव टू टर्म्स। देखो आपके पास दो टर्म्स होती है, एक फर्स्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म में आपको सिर्फ b इंटू डी एल लेना है, b इंटू एल लेना है। और लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म में l कितना है, तो यहाँ पे वापस रेडियस हमने r लिए, बट दिस टाइम r विल बी लेस देन a। r जो होगी वो a से लेस देन होगी, तो l विल अगेन 2 पाई r, बट विच इज लेस देन a। ओके, दोनों r सेम नहीं है। ओके, दिस इज अ सेकंड केस, आप उसको r1 भी लिख सकते हैं इफ यू वांट टू कंसीडर एज r1। ओके, ये हो जाएगा। तो योर लेफ्ट हैंड साइड टर्म बिकम्स b इंटू 2 पाई r। ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म बन जाएगी b इंटू 2 पाई r। ओके, नाउ अब सेकंड टर्म की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो जो सर्कल था हमारे पास, विल जस्ट गो विद द सर्कल। तो ये हमारा एम्पियर सर्कल था, और इसके अंदर एक छोटा सर्कल हमने लिया है। ओके, ऐसा है एक, ये हमारा बिगर सर्कल था एक, और उसके अंदर हमने एक स्मॉलर सर्कल लिया है जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r है, और जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस a है। ओके, तो हमें कितना करना है कंसिडर, तो अब हमें इतना ही करंट लेना है। तो हमें क्या पता है, तो ये जो पूरा टोटल सर्कल था उसका करंट टोटल आई करंट है, बट वी जस्ट वांट टू कंसीडर ओनली दिस करंट। तो ये जो सर्कल है उसका एरिया कितना बन जाएगा, जो स्मॉलर सर्कल है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और बिगर सर्कल होगा उसका एरिया होगा पाई ए स्क्वायर। बिगर सर्कल का एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, जिसमें से टोटल करंट आई पास हो रहा है। तो वी जस्ट नीड करंट ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल जिसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो टोटल करंट के लिए हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन करंट हमेशा उतना ही कंसिडर करो जितनी हमारी लूप है, सर्किटल लूप। तो हमारी लूप ये वाली है, और ये पूरे मतलब
ये आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका पूरा एरिया है, तो हमें इनसाइड वाली लूप ही लेनी है। सो व्हाट इज आवर करंट, तो हमारे पास टोटल करंट नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, तो कितना होगा, तो हमें पता है अगर एरिया पाई स्क्वायर है, टोटल करंट आए, तो आपका एरिया कितना है, पाई स्क्वायर है। जस्ट टोटल एरिया कितना है, पाई स्क्वायर एरिया हुआ। ओके, कितना एरिया हुआ, पाई पाई स्क्वायर एरिया के लिए करंट कितना है आपका, टोटल आई, तो पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए करंट कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया, उतने एरिया में करंट कितना होगा, तो वी विल राइट इट एज अ आई ई। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें से पाई पाई कैंसल, तो आई ई इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस छोटे लूप का टोटल करंट। ये छोटे लूप का टोटल करंट मिल गया हमें, क्योंकि हमारी जो राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म थी, और राइट हैंड साइड टर्म जो होती है हमारी, तो राइट हैंड साइड टर्म होती है म्यू जीरो इंटू टोटल करंट होता है, और यहाँ पे टोटल करंट कितना है हमारे पास, आई ई है इनसाइड द लूप। जो लूप हमने कंसिडर किया उसी का करंट लेना है। आई एम रिपीटिंग वन स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। तो ये राइट हैंड साइड हो गया, तो उसका करंट आई ही लेना है, तो आई करंट इज नथिंग बट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो विल पुट दिस वैल्यू एट हियर, तो हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लिखेंगे, P इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू आई ई। ओके, तो बी इंटू एल टू पाई आर है, बी इंटू टू पाई आर है, और म्यू जीरो इंटू आई क्या है, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर है। तो इसमें से आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये एक आर जाएगा, ये एक आर जाएगा, तो और ये टू पाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट द आंसर म्यू जीरो आई अपॉन टू ए स्क्वायर इंटू आर। ये पाई, वन मोर थिंग, दे हैव मिस्ड द पाई हियर, उन्हें यहाँ पे पाई मिस कर दिया है, यहाँ पे पाई भी आएगा। ओके, मिस्टेक की उन्होंने, पाई विल बी कंसिडर्ड हियर। तो क्या आएगा यहाँ पे, b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई ए स्क्वायर इंटू आर, ये आपका फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। एंड यू कैन सी दैट, देखो म्यू जीरो कांस्टेंट है, करंट भी चेंज नहीं होने वाला, टू पाई भी कांस्टेंट है, और रेडियस जो है सर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी भी चेंज नहीं होने, तो इतनी टर्म्स कांस्टेंट है, तो सिर्फ बदलने वाली टर्म क्या होगी, आर। जो आर आपने यहाँ पे लिया है वो इनसाइड भी ले सकते हो, थोड़ा आउटर भी ले सकते हो, तो ये आर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वेरी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली वेरी हो सकता है। सो दैट योर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर। आर अगर आप जितना कम लोगे उतना वो कम करंट लेगा, और जितना कम करंट लेगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जितना आर आप ज्यादा लोगे, जितना आप सर्कल बड़ा बड़ा करते जाओगे उतना आपका रेडियस बढ़ेगा, और जितना रेडियस बढ़ेगा उतना आपका करंट इंक्रीज होगा। सो दैट इनसाइड द सर्कल, okay, inside current carrying conductor आप your magnetic field is directly proportional to r, that means r जितना बड़ा होगे उतना magnetic field बढ़ेगा, but at center it is maximum, but at surface, यहाँ पे जो सरफेस है वहां पे मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो होगा, एट सेंटर एग्जैक्टली जीरो होगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे इंक्रीज होगा, यहाँ पे मैक्सिमम बन जाएगा। उसके बाद आप आउटर सरफेस में चले जाओगे, उसके बाद आउटर में चले जाओगे, तो आउटर साइड में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बन जाता है। जब आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर खत्म हो गया उसके बाद बाहर के एरिया में आपका मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब आप जितना दूर जाओगे उतना कम होगा। सेंटर पे मैक्सिमम, ये जो पॉइंट है ये सरफेस पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे अंदर जाओगे, मतलब जीरो से स्टार्ट करोगे अंदर से तो जीरो होगा, वहां से जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाओगे और उसके मैक्सिमम एरिया तक रीच होगे, वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, लिनियरली इंक्रीज होगा। देन आफ्टर एट एट सरफेस इट इज मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसके बाद जब जैसे आप आउटसाइड में जाओगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा और वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ। ओके, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये जो एरिया है दिस इज योर आर लेस देन ए,
एंड दिस इज योर आर ग्रेटर देन ए। ऐसा सेम ग्राफ आपको फर्स्ट चैप्टर में भी दिखा होगा, बट उसमें था यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, और यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। वहां पे इतना डिफरेंस होता है। इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज है, और यहाँ पे मैक्सिमम। गॉट इट? So figure shows that the plot of magnitude of B with respect to distance r from the center of wire. The direction of field is tangential to the respective circular loop 1 or 2. और दोनों लूप्स को टेंजेंशियल ही होगा। टेंजेंशियल मतलब ऐसे, दोनों लूप्स के लिए टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, and is given by the right hand rule described in earlier sections. Any doubts? समझ में आया पूरा एग्जाम्पल? ओके, देखो रूल बहुत इजी है, उसको यूज कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए आपको। दिस इज द ओनली थिंग हियर। ओके, और ये वाला जो था वो डिफरेंट था, बराबर। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एग्जैक्ट सिंपल एग्जांपल एक्सप्रेशन μ0I/2r। ये मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन कब यूज होता है और वो ये इक्वेशन कब यूज होता है। जो लूप, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास के एरिया में r रेडियस वाला जितना भी एरिया होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास के r रेडियस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को बोला, तो μ0I/2πr इक्वेशन आपको यूज करना है डायरेक्टली। यू डोंट नीड टू यूज बायो-सावर्ट्स रूल और एनीथिंग एल्स। बायो-सावर्ट रूल में आपको ज्यादा टिपिकल हो जाएगा यूज करना, तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं कि कोई एक वायर है, उसके आसपास के एरिया में आर रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो डायरेक्टली μ0I/2πr इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। ओके, अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगी।